जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। यदि आप राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कितनी भी तैयारी आप करें, लेकिन राजस्थान जीके को याद करने के लिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान को पढ़ने के लिए आपको राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी क्लास 6 से 12 तक, क्योंकि राजस्थान जीके लगभग 90% वहीं से पूछा जा रहा है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो। अब रही बात है क्लास 6 से 12 तक की टेस्ट सीरीजें कहाँ मिलेंगी, वो आपको ज्योग्राफी 365 पर मिलेंगी। जैसा कि हमने क्लास 8th की राजस्थान अध्ययन पूरी यूट्यूब पर डाल दी है, और आज हमारा ये वीडियो है, ये क्लास 6 का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि 6 क्लास के अंदर है 10 लेसन हैं। 10वें लेसन के 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, और आज ये तीसरा वीडियो है। इसी के साथ क्लास 6 और 8th की राजस्थान अध्ययन की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की। जैसे ही ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज क्लास 6 से 12 तक पूरी होगी, फिर हम क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा में आपका गलत नहीं हो और कहीं मोटी मोटी किताबों को आपको न पढ़ना पड़े। तो जो विद्यार्थी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 से। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता चौहान शासक एवं गोरखनाथ से प्रभावित था? गूगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो वो थे गूगा जी। वो कौन थे? गूगा जी थे। अब मैं आपको बता दूं गूगा जी के बारे में, जो राजस्थान अध्ययन में दे रखा है। गूगा जी की जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था केमल दे। इनकी पत्नी का नाम था केमल दे। और राजस्थान के 5 प्रमुख पीर हुए हैं, और उन पांचों प्रमुख पीरों के नाम याद करने की आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, और वो ट्रिक है गोरा पहाड़ में। क्या ट्रिक है? गोरा पहाड़ में गो का गूगा जी हो जाएगा, और रा का रामदेव जी हो जाएगा, पै का पाबू जी हो जाएगा, हाड़ का हड़बू जी हो जाएगा, और मे का मेहा जी हो जाएगा। ये राजस्थान के 5 प्रमुख पीर हुए हैं, और इनको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखें। अब हम बात करते हैं कि गूगा नवम्बी कब मनाई जाती है। गूगा जी की याद के लिए गूगा नवम्बी है वो भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, गूगा नवमी। और जो गूगा जी की गूगा मेड़ी बनी हुई है, ये गूगा मेड़ी बनी हुई है हनुमानगढ़ के अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में ए होगा। 49 में गूगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि लोक देवता गूगा जी की पत्नी का क्या नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि गूगा जी की पत्नी का नाम था, यानी केमल दे। केमल दे गूगा जी की पत्नी थी। और जो ऑप्शन बे पेमल दे, ये जो पेमल दे है, ये तेजा जी की पत्नी थी। जो नेतल दे है, नेतल दे है, ये रामदेव जी की पत्नी थी। और जो सुप्यार और है, जिसको हम फुल्लम दे भी कहते हैं, ये सुप्यार या फुल्लम दे, ये पाबू जी की पत्नी थी। तो इन चारों लोक देवताओं की पत्नियों की आप नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसकी याद में पर्वत सर का
मेला लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि तेजाजी महाराज की याद में पर्वत सरे नागौर के अंदर एक विशाल पशु मेला भरता है और ये मेला भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आएगा ब ऑप्शन है और 52 में आएगा ए ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है। तो जो तेजा दशमी है वो पर्वतसर का यानी जो पर्वतसर नागौर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो पशु मेला लगता है उसी दिन ये तेजा दशमी मनाई जाती है तेजाजी महाराज की याद में। और तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये भी आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि किस लोक देवता ने गो रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वो कौन सा लोक देवता है जिसने गो रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई। वो है तेजाजी। अगला कौन सा लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। गूगा जी हैं, ओरे पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, मेहा जी हैं, हड़बू जी हैं, लेकिन तेजाजी इन 5 पीरों के अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है। तो वो पाबू जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है। पाबू जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस लोक देवता का जीवन जीवन चरित्र किस लोक देवता का जीवन चरित्र है। वो यहाँ में एक नाम भूल गया जिसका नाम है फड़ चित्रण में मिलता है। तो जो जो फड़ चित्रण है उसके अंदर पाबूजी महाराज का यानी जीवन के बारे में मिलती हैं। यानी पाबूजी महाराज की जीवनी आप फड़ चित्र के अंदर देख सकते हैं। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौन सा लोक देवता सांप्रदायिक सौहार्द का प्रेरक है। यानी ऐसा कौन सा देवता है जिसको सभी धर्मों के लोग मानते हैं और उसे मुस्लिम समाज के लोग तो राम सा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो उस लोक देवता का नाम है रामदेव जी। उस लोक देवता का नाम है रामदेव जी। और रामदेव जी का जो रामदेवरा है रामदेव जी यानी जैसलमेर के रूणीचा के अंदर जैसलमेर के रूणीचा के अंदर है बादवे के अंदर इनका एक विशाल मेला भरता है। तो देखिए 58 में क्या आएगा रामदेव जी आएगा। 59 में राम सा पीर के नाम से जाना जाता है। तो राम सा पीर के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। और ये रामदेवरा के अंदर इनका भाद्रपद के अंदर विशाल मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 60 है मीरा का जन्म कहाँ हुआ। तो मीरा का जन्म मैं आपको बता दूं। मीरा का जो जन्म है ये 1498 के अंदर 1498 में यानी कुड़की ग्राम नागौर के अंदर यानी रतन सिंह के घर पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनके दादा का नाम दूधा था। और इनका जो ससुर था वो कौन था सांगा था। और मीरा को राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। और ये सगुण भक्ति की विचारधारा रखने वाली थी। इनके साथ साथ इनका देवर था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने मीरा को बहुत ज़्यादा कष्ट दिए थे। और यानी
इनके गुरु थे रेदास, रेदास इनके गुरु थे। और इनके जो पति थे वो थे भोजराज थे, भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। तो मीरा का जन्म 1498 में, इनका पिता रतन सिंह, दादा दूधा, ससुर सांगा। इसे राजस्थान की राधा कहते हैं। सैगुण भक्ति धारा की विचारधारा से जुड़ी हुई है। इनके देवर विक्रम ने इनको कष्ट दिया और इनकी मृत्यु द्वारका में हुई। गुरु इनके रेदास थे और इनका जो पति था वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश का महाराणा भोजराज था। तो मीरा के बारे में इतनी ही चीज़ें हैं और यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं मीरा का जन्म कहाँ हुआ। तो कुड़की ग्राम नागौर के अंदर 1498 में हुआ। मीरा के पति का नाम क्या था? मीरा के पति का नाम भोजराज था और मीरा का पिता रतन सिंह था। अगला प्रश्न है 1585 में, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में कहाँ पर है? 1585 में और कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। अकबर से किस संत की भेंट हुई? रतन सिंह मिला, भोजराज मिला, दादू दयाल मिला या कबीरदास से मिला? तो मैं आपको बता दूं कि दादू दयाल 1585 में दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिला था। दादू दयाल के जन्म के बारे में कोई निश्चित सन नहीं मिली है, लेकिन इनकी मृत्यु की जो डेट है वो जरूर है 1603 है। और ये नारायणा गांव है, जयपुर के अंदर है। यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई है। तो देखिए इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 62 में दादू दयाल आएगा और दादू दयाल ने नारायणा गांव जयपुर में देह त्याग दिया, यानी अपनी प्राण दे दिए। तो वो जो सन है वो क्या है? वो है 1603, 1603 है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल, सरदानाथ जी? तो मैं आपको बता दूं कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो जाम्बोजी हैं। वो कौन है? जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो जाम्बोजी माने जाते हैं, जाम्बोजी। और जाम्बोजी हैं, इनका जन्म है 1508 में भादर यानी भादवे के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। और इनका जन्म है पीपासरे नागौर के अंदर हुआ था। तो जम्बो जी को विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। विक्रम संवत 1508 में भादवे के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका जन्म हुआ और पीपासरे नागौर में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर है 64 में ए आएगा। 65 में है संत जाम्बो जी का जन्म 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ? पीपासरे नागौर में। अगला है संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? संत जसनाथ जी का जन्म है वो कहाँ हुआ? तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि संत जसनाथ जी गोरखनाथ से प्रभावित होकर के इसने तपस्या शुरू की थी। और इनका जन्म है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। इनका जन्म है कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है संत सरदानाथ जी का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर से, नागौर से, अलवर से, सीकर से? तो देखिए संत सरदानाथ जी का संबंध सीकर से है
और इनकी एक रोचक बात आप सुनिए कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सरदार नाथ जी ने स्वयं शिक्षित नहीं था। ये आदमी, ये स्वयं अनपढ़ था, लेकिन इनके बावजूद भी शेखावाटी के लोगों के अंदर इसने शिक्षा की अलख जगाई और ये सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के अंदर इसने त्याग तपस्या की और यहीं पर इनका आश्रम भी बना हुआ है। सरदानाथ जी का मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है, अतः आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया, स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है बस्सी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बस्सी कहाँ है। तो बस्सी है चित्तौड़गढ़ में। बस्सी कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है या कौन सी कला का प्रधान केंद्र है? मूर्तिकला, टेराकोटा, गोटाकारी, काष्ठ कला। तो मैं आपको बता दूं कि बस्सी चित्तौड़गढ़ है, ये काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है और काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है जिसका केंद्र बस्सी चित्तौड़ है। यहाँ पर लकड़ी के बेवाण, लकड़ी की कावड़ एवं लकड़ी पर रंगाई छपाई का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है विश्व प्रसिद्ध यानी थेवा कला। विश्व प्रसिद्ध थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? विश्व प्रसिद्ध थेवा कला, थेवा कला है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें 69 नंबर में जो राइट होगा वो ए होगा, प्रतापगढ़। वो क्या होगा? प्रतापगढ़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है और ये थेवा कला क्या है ये भी बता दूं। यानी कांच पर, किस पर है? कांच पर है बारीक सोने की, बारीक सोने की नकाशी का जो काम होता है, नकाशी का जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं, जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70 है राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को, राजस्थान में मूल्यवान पत्थरों को यानी त्रासने का काम कहाँ किया जाता है? यानी राजस्थान के अंदर जो मूल्यवान पत्थर हैं उसको उसको संवारने का, त्रासने का काम कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, जोधपुर में। तो इसका राइट उत्तर होगा जयपुर। 71 नंबर प्रश्न है कि चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को कहा जाता है। यानी चीनी मिट्टी के जो सफेद बर्तन होते हैं उनके ऊपर नीले रंग का अंकन किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, ब्लू पोट्री या मीनाकारी। तो चीनी मिट्टी पर सफेद बर्तनों पर नीले रंग की जो अंकन किया जाता है उसे टेराकोट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यानी उसे मिट्टी के बर्तनों पर जो कलाकारी की जाती है। एक मिनट रुकें आप। 71 में चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ब्लू पोट्री। इसको क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ब्लू पोट्री कहते हैं। और ब्लू पोट्री है, इसके अंदर है, इनको हमें ब्लैक पोट्री भी कह सकते हैं, सुनहरी पोट्री भी कह सकते हैं। याद रखें, इसे हमें ब्लैक पोट्री और सुनहरी पोट्री भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है मिट्टी से मूर्तियां, सजावटी सामान और उपयोगी वस्तुएं तैयार करके पकाना क्या कहलाता है? बड़ा शानदार प्रश्न है कि मिट्टी से मूर्तियां बनाना, मिट्टी से सजावटी या उपयोगी वस्तुएं बनाना, फिर उनको आग के ऊपर तपाना
क्या कहलाता है? मूर्तिकला, टेराकोटा, गोटाकारी, काष्ठकला। तो इसको कहते हैं टेराकोटा। इसको क्या कहते हैं? टेराकोटा कहा जाता है। और ये जो टेराकोटा है, ये मोलेला मोलेला गांव नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। मोलेला गांव नाथद्वारा का जो टेराकोटा है, ये प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान का कौन सा स्थान टेराकोटा टेराकोटा को हमें मर्दा शिल्प भी कहते हैं कि विख्यात है? तो वो है मोलेला। यानी राजस्थान का टेराकोटा या मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है मोलेला नाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है। राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है, वो कौन सा है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर। तो आपको अभी मैंने बताया था बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसमें ब आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, लकड़ी से निर्मित यानी लकड़ी से जो खिलौने बनाए जाते हैं और जो लकड़ी से कठपुतलियां बनती हैं, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? प्रतापगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर की, जोधपुर की। तो लकड़ी से निर्मित है जो खिलौने हैं, कठपुतलियां हैं, ये उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। अगला है, लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जेठाना, डूंगरपुर, ददरेवा, चूरू, पीपासर, नागौर, डेरा, अलवर। तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, डूंगरपुर है, वो प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, जयपुर जोधपुर, प्रतापगढ़ उदयपुर, जोधपुर जैसलमेर। तो लाख आभूषणों के लिए जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि यानी कपड़ों की रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में कपड़ों की रंगाई छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी। उपयुक्त है सभी। तो इसमें कपड़ों की रंगाई छपाई के लिए बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, बस्सी, ये सभी प्रसिद्ध हैं। तो इसमें आएगा द। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कपड़ों को यानी तरह तरह से काट कर कपड़ों के ऊपर सील दिया जाना क्या कहलाता है? ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, सुनहरी पोट्री, पेच वर्क। तो इसको हमें क्या कह सकते हैं? इसको हमें यानी पेच वर्क कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 81 नंबर है, मुख्यतः पशु मुख्यतः पशु के चित्र उकेरे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मुख्यतः पशु के चित्र उकेरे जाते हैं, उसे हमें कशीदाकारी कहते हैं। मुख्यतः पशु के चित्र उकेरे जाते हैं, उसे हमें कशीदाकारी कहते हैं। ये थे इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की इन पुस्तकों से आएगा, राजस्थान अध्ययन से। और ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर जो भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उनके लिए बुक इम्पोर्टेंट है। लेस कक्षा होगी 7 और लेसन होगा 1 और 1 जीव संरक्षण है। इस लेसन को आप पढ़ के आएँ, उसके बाद आप टेस्ट दें और फिर आप अपना मूल्यांकन करें। जय हिंद, जय भारत।